अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम हसीब भाई, अल्लाह का शुक्र। मैं ठीक, आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा हसन, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। बताओ सबको कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, और पाकिस्तान से क्या किया हुआ आपने, और यहाँ पर फिर एडमिशन किस कोर्स में लिया आपने? हाँ, थैंक यू सो मच हसीब भाई। मेरा नाम हसन सुल्तान है और मैं यहाँ पे फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। और पाकिस्तान में मैं एफएससी करने के बाद आया था। हम एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि एक पाकिस्तान में एक बच्चा है, उसने इंटर किया है। ऑब्वियसली ज़्यादा पाकिस्तान में लोग एफएससी या इंटर जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वही करते जी हैं। ठीक है। अब उसने सोचा है कि उसने जर्मनी आना है बैचलर्स करने के लिए, तो उसको क्या स्टेप्स लेने हैं कि वो यहाँ पर आ सके जर्मनी में बैचलर्स करने के लिए? ठीक है हसीब भाई, जब पाकिस्तान में आप इंटर करते हैं उसके बाद आपके पास एक जो स्टूडेंट है उसके पास दो अपॉर्चुनिटी, दो ऑप्शन है कि अगर तो मतलब वो बैचलर्स करने के लिए जर्मनी आना चाह रहे हैं तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप पाकिस्तान में जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसका एक B1 लेवल तक आप जर्मन लैंग्वेज करें। उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई करें एक जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसको जर्मन जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं स्टूडेंट कॉलेज। जर्मनी में जो बैचलर्स है उसको स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक बेसिक एजुकेशन है वो 13 ईयर्स है। पाकिस्तान में वो है 12 ईयर्स। ओके। तो उसके लिए आपको एक साल कवर करना होता है। तो अगर आप पाकिस्तान में B1 करें उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप स्टूडेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करें। ठीक है। आप आप स्टूडेंट कॉलेज में मतलब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको स्टूडेंट कॉलेज करना है, वो उसके एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके लिए वो आपको इनविटेशन लेटर भेज देते हैं। ओके। पाकिस्तान में आप उसकी बेस पे वीज़ा अप्लाई करते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके आप यूनिवर्सिटी में जाके वो टेस्ट देते हैं। अब टेस्ट देने के बाद अब फॉर एग्जांपल 500 लोगों ने टेस्ट दिया तो उसमें से वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स होती हैं जो एक हर स्टूडेंट कॉलेज में होती हैं, और उसने वो लोगों को रख लेते हैं। तो उसके बाद आप स्टूडेंट कॉलेज करते हैं एक साल का, और उसके बाद आप बैचलर्स यूनिवर्सिटी फिर में बैचलर्स स्टार्ट होता है, स्टार्ट वो होता एक है एक साल के फाउंडेशन कोर्स के बाद। फाउंडेशन कोर्स के बाद। अच्छा, मैंने सुना था, मतलब मेरी जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको 13 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए बैचलर स्टार्ट करने के लिए। जी ऑब्वियसली एग्जैक्टली वही बात मैं वही बात आपने कही। ओके। कंप्लीट करता हूँ मैं कि एक ऑप्शन ये था, और दूसरा ऑप्शन ये है जो आप अभी कहने वाले थे कि पाकिस्तान में भी आप 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन करके आ सकते हैं। जैसे ए लेवल्स आपने अगर पाकिस्तान में किया तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिवली आप पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, सिंपल BA कर सकते हैं, कुछ भी करके आप, ताकि आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी को बता सकें कि आपने 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर ली। अगर आप पाकिस्तान में 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अप्लाई करें और उसके बाद अगर आप लैंग्वेज भी कर लें तो फिर वो वाले सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाते हैं जो ओके। आप स्टूडेंट कॉलेज के बाद होते हैं। मतलब ये है कि स्टूडेंट कॉलेज से ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपका वो गैप पूरा हो जाता है 13 ईयर्स वाला, और सेकेंडली आप किसी भी जर्मन लैंग्वेज की वजह से किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और एक माइनर सा मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि स्टूडेंट कॉलेज में जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसके मेजरली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है टी कोर्स, एक होता है M कोर्स, और एक होता है W कोर्स जिसे जर्मन में वे कोर्स कहते हैं। ओके। तो जो टी कोर्स होता है वो टेक्निकल, जैसे इंजीनियरिंग की किसी भी, टी कोर्स करने के बाद आप इंजीनियरिंग की किसी में भी जा सकते हैं। और M कोर्स के बाद आप मेडिकल से रेलिवेंट, मतलब अगर MBBS भी करना है या जर्मनी में जिसे MD कहते हैं, या उसके अलावा जो भी उससे रेलिवेंट बायोटेक्नोलॉजी वगैरह है उसके लिए आपको M कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद एक जो आपको बिजनेस वगैरह पढ़ना है तो उसके लिए W कोर्स होता है, वे कोर्स। ओके। तो ये सारे आप वो अकॉर्डिंगली आप फिर अप्लाई करते हैं, और वो सारा जो प्रोसीजर होता है वो करने के बाद, और फिर उसके बाद एक स्टूडेंट कॉलेज ख़त्म करने के बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसे FSP कहते हैं। वो एग्ज़ाम की बेस पे आप जर्मनी की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट कॉलेज की डिटेल्स है। तो बेसिकली इसी तरह की, जिस तरह पाकिस्तान में हम प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कॉमर्स एग्जैक्टली करते हैं, तो ये वही एग्जैक्टली चीज़ है। एम एग्जैक्टली कोर्स, टी कोर्स और डब्ल्यू W कोर्स। कोर्स या तो ये वही चीज़ है यहाँ पर भी। ऑलमोस्ट। अच्छा, तो मतलब ये चीज़ भी क्लियर हो गई, या तो यहाँ पर आके स्टूडेंट को लिख कर लो तो आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, या पाकिस्तान में 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कर लो और जर्मन लैंग्वेज कोर्स कर लो B1 फिर करके। आपको मोस्टली केसेस में C1 करना पड़ेगा। फिर C1 करना आप लेकिन पड़ेगा। पाकिस्तान से B1 करने के बाद भी आ सकते हैं। आने के लिए तो आप स्टूडेंट कॉलेज की बेस पे भी आ जाएं और यहाँ पे आके C1 हाँ कर हाँ। लें और डायरेक्ट एडमिशन ले लें, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप यूनिवर्सिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो इतना मसला नहीं होता। अच्छा। आने के लिए कोई भी आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कॉलेज की बेस पे B1 करने के बाद भी आ जाएँ, या लैंग्वेज कोर्स की बेस पे आ जाएँ, यहाँ पे आके C1 तक करें और उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, वो तो आपके। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में लैंग्वेज करते हैं तो उसका ये फ़ायदा है कि एक तो कॉस्ट कम होगी, और एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको रूम का रेंट भी देना है, अपने आप को फाइनेंस करना है, खाने के हवाले से ट्रैवल, ये सारा कुछ पाकिस्तान, और लैंग्वेज की फ़ी भी थोड़ी ज़्यादा है कोर्स की।
तो अगर पाकिस्तान में होंगे तो आपको सिर्फ लैंग्वेज कोर्स की फ़ी देनी है और बाकी सारा घर से डेफिनेटली हो रहा है। लेकिन फिर डेफिनेटली अगर आप जर्मनी में लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखी जा सकती है। तो दोनों दोनों चीज़ें हसन ने हमें बता दी, दोनों चीज़ें आपके सामने हैं कि 2 तरीके आने के, और वो दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। हाँ जी। तो अब जो आपको सूटेबल रहे आप वो वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट कॉलीग जो है वो क्या हर उसके लिए अप्लाई यूनिवर्सिटी में किया जाता है कि मतलब हर यूनिवर्सिटी का अलग स्टूडेंट कॉलीग होता है, या कोई अलग से ये कोई कोर्स है जो हम कर सकते हैं? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे होता है कि आप कोई स्टूडेंट कॉलीग डायरेक्ट एप्लीकेशंस नहीं एक्सेप्ट करता। फॉर एग्जांपल आपने फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में एक कोर्स देखा और आपको लगा कि ये कोर्स मेरे लिए ठीक है, कंटेंट अच्छा लगा या व्हाटएवर जिस तरह भी, और आपने वहाँ पे अप्लाई कर दिया यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू या डायरेक्ट एप्लीकेशन थी, जैसे भी कर दिया। अच्छा, वो अब आपकी जब एवेल्यूएशन करेंगे डॉक्यूमेंट्स की तो वो देखेंगे कि यार इसकी तो बेसिक एजुकेशन 12 साल की है, ये ऐसे नहीं पढ़ सकता हमारे पास, इसको स्टूडेंट कॉलीग करना पड़ेगा। तो वो आपको रिकमेंड करेंगे कि ये स्टूडेंट कॉलीग का ये टेस्ट है, ये देना पड़ेगा आगे। उसके लिए आपको B1 आपने किया होगा, मतलब अगर आपको पहले से सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप B1 करके सारा कुछ स्टूडेंट कॉलीग के लिए ही अप्लाई करोगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे एप्लीकेशन डाली तो वो कहेंगे नहीं, पहले B1 करो, फिर स्टूडेंट कॉलीग का टेस्ट लो आके, उसके बाद बताएंगे कि आगे क्या होता है। तो उस तरह जो यूनिवर्सिटी में आप करते हैं बैचलर्स में ही अप्लाई है, लेकिन वो फिर कहते हैं कि नहीं स्टूडेंट कॉलीग ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे फ्रैंकफर्ट में एक स्टूडेंट कॉलीग है, उसके अलावा हाले में एक स्टूडेंट कॉलीग है, उसके अलावा हैनोवर में स्टूडेंट कॉलीग है, उसके अलावा म्यूनिक में स्टूडेंट कॉलीग है, उसके अलावा नॉर्डहाउजन में स्टूडेंट कॉलीग है, उसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे स्टूडेंट कॉलीग हैं। तो आप उससे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से स्टूडेंट कॉलीग के साथ उनकी जो एफिलिएशन है। तो आप फिर उस यूनिवर्सिटी में मतलब आपको कोशिश ये करनी है, फॉर एग्जांपल फ्रैंकफर्ट में 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके एक ही स्टूडेंट कॉलीग का इन्विटेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश ये करें कि फ्रैंकफर्ट में एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल मार्कबुक में एक और यूनिवर्सिटी है उधर भी अप्लाई करें, तो वो मार्कबुक के स्टूडेंट कॉलीग का एडमिशन दे देंगे। तो वो फिर जब आप इस प्रोसीजर में वैसे भी थोड़ा सा आते हैं तो आपको फिर डिटेल्स इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। तो अभी तो हम तो फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो लोग डेफिनेटली अगर आपको अप्रोच करेंगे तो या फिर आपके थ्रू मेरे से तो किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसमें भी फिर डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकते हैं किसी के लिए। अब अगर ऐसा हुआ कि एक बच्चे ने पाकिस्तान से सब कुछ कर करा के यहाँ पर टिकट लेकर के स्टूडेंट कॉलीग का जो भी टेस्ट है वो देने के लिए आते हैं, एंट्री टेस्ट देने के लिए आते हैं यहाँ पर, वो देने के लिए आ गया, अब उसका एडमिशन नहीं हुआ या उसको सीट नहीं मिली, तो अब वो क्या करे? हाँ, उसके लिए सबसे पहले तो आपने एक स्टूडेंट कॉलीग में अप्लाई नहीं करना होता। आपने कोशिश ये करनी होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलीग में अप्लाई करें। तो उससे ये होगा कि आपका खुदा न खास्ते एक में नहीं होता तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं होता तो तीसरे में हो जाएगा। अगर 5-6 में देने के बाद भी नहीं हुआ तो उसका फिर ये होता है कि आप फिर वेट करते हैं, मीनवाइल आप अपनी वो गलती देखते हैं कि किस वजह से नहीं हुआ। तो आपने पहले तो कोशिश ये करनी होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कॉलीग में अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट की इन्विटेशन हो ताकि आप वहाँ पे जाके टेस्ट दें और कहीं ना कहीं हो जाए। खुदा ना खास्ता किसी में भी नहीं हुआ। अब उसके 2 तरीके हैं, या तो आप वेट करें कि हर 5-6 महीने बाद दोबारा से टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और सारों के ऑलमोस्ट हो रहे होते हैं। तो आप मीनवाइल आप अपनी एक तो जर्मन लैंग्वेज इंप्रूव करते हैं, उसके अलावा आप ये देखते हैं कि किस वजह से नहीं हुआ, मैथ्स की वजह से नहीं हुआ, जर्मन की वजह से नहीं हुआ, तो आप उस हिसाब से फिर अपनी तैयारी करते हैं। एक ये तरीका होता है। सेकेंडली आप ये कर सकते हैं कि आप जर्मनी में ये जो मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रेट के जो स्टूडेंट कॉलीग उनकी बात कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सही है। लेकिन उसके अलावा एक ऑल्टरनेट ये है कि ऑल्टरनेटिवली आप प्राइवेट में जा सकते हैं, लेकिन उनकी फिर फ़ी पे करनी है। वो भी अब तो काफ़ी मुनासिब हो गए हुए हैं। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपका नहीं हो रहा पब्लिक में तो फिर प्राइवेट में जाने के लिए आप थोड़े से पैसे ज़रूर लग जाएंगे, लेकिन वो भी कोई इतने ज़्यादा नहीं अगर आपका टाइम सेव हो रहा है तो वो उसके लिए फिर एंट्री की हर्डल नहीं होती। मतलब आप 3-4 हज़ार में स्टूडेंट कॉलीग कर सकते हैं, अगर आप पे करें तो। ओके, मीनवाइल आप स्टूडेंट कॉलीग कर रहे हो, क्या आपके पास परमिट होता है, आप जॉब कर सकते हो उस वक्त, या उस वक्त आप जॉब नहीं कर सकते हो? ये एक ऐसा क्वेश्चन है मतलब जिसका एक क्लियर आंसर नहीं है। क्योंकि अब जर्मनी में ऐसे है कि हर वीज़ा ऑफिस के अंदर ना हर वीज़ा ऑफिसर का माइंड क्या है वो डिपेंड करता है कि आपको 2 साल का वीज़ा मिलना है। आपके कई दोस्त होंगे जिनको 2 साल का वीज़ा मिलता है, कई का 1 साल का, कई को 1.5 साल का। अब बर्लिन में ये है कि वीज़ा ऑफिस हर स्टूडेंट को वो मास्टर्स का बैचलर्स का एकदम ही 3 साल का दे देते हैं कि मतलब उनका ही काम कम हो रहा होता है अगर आपको थोड़ा ज़्यादा वीज़ा दे दें। तो अब फॉर एग्जांपल फ्रैंकफर्ट में जो वीज़ा का सीन है मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने उसमें स्टूडेंट कॉलीग के दरमियान भी जॉब कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, और वीज़ा ऑफिसर पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको काम की परमिशन देता है ड्यूरिंग स्टूडेंट कॉलीग या नहीं देता। लेकिन एज पर लॉ जो है, अगर रिटर्न लॉ जो आपको जिस क्लॉज से वीज़ा आपको मिलता है उसमें ये होता है कि फाउंडेशन कोर्स में वैसे ऑफिशियली
जॉब आपको अलाउ तो नहीं होती, लेकिन इस तरह होती है कि अगर आप समर वेकेशन का टाइम होता है ना, उसके दौरान या कोई भी वेकेशन होती है उसके दौरान जॉब कर सकते हैं स्टूडेंट कॉलेज के दरमियान। तो फिर उसके लिए आप एक लेटर बनवा लेते हैं अपने स्टूडेंट कॉलेज से कि ये टाइम पे मेरी छुट्टियाँ होंगी, तो इस टाइम पे मैं जॉब कर सकता हूँ। फिर अगर वो लेटर बना के दे दें तो फिर आप जिससे आपने काम लेना होता है, जो आपका जो एम्प्लॉयर होता है, वो आप उसको दिखाते हो कि ये मुझे स्टूडेंट कॉलेज ने बताया कि ये छुट्टियों की टाइमिंग्स है, तो उसमें आप जॉब कर सकते हैं। ये सिर्फ पहले साल के लिए रेस्ट्रिक्शन है। अगर आपको पहला साल गुजर गया जर्मनी में आए हुए तो ये रेस्ट्रिक्शन भी खत्म हो जाती है और आप फिर तो जॉब कर ही सकते हो। फिर वही 120 फुल डेज और 240 हाफ डेज जो आप कर सकते हैं मास्टर्स के स्टूडेंट या प्रॉपर बैचलर्स का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। तो वो मतलब जैसे ही बैचलर्स आपका स्टार्ट हो जाता है फाउंडेशन कोर्स के बाद, फिर वो नॉर्मल रूल्स ही हैं कि आपको फिर तो जॉब पार्ट टाइम अलाउड है ही है। हाँ जी, और अगर फॉर एग्जांपल आपका स्टूडेंट कॉलेज में भी पहले साल में एडमिशन नहीं हुआ और आपको साल गुजर गया है तो फिर भी आपको अलाउ होगा, फिर भी अलाउ फिर भी अलाउ मतलब पहले साल में। एक मज़े का क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से सवाल होता ही है कि यार एफएससी में या इंटरमीडिएट में कितनी परसेंटेज चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए कि वो यहाँ पर स्टूडेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हों। अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके लिए मतलब अब आप एक एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, लेकिन मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूँ जो ऑलमोस्ट 55-60 की बेस पे भी आए हैं। और क्योंकि इसमें ये होता है कि आप उन्हें इससे कंसर्न नहीं, कि अगर आपने बैचलर्स की बेस पे अगर मास्टर्स में अप्लाई करना है तो फिर वो डेफिनेटली कई यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्रूशल होता है। लेकिन अगर अब जब आपने बैचलर्स करना है और फिर फाउंडेशन कोर्स भी करना है तो फिर मेरे ख्याल से इतनी ये चीज़ रेलिवेंट रह नहीं जाती कि आप, क्योंकि आपकी और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अब आपने पेपर पास करना है तो सही से पढ़ना भी पड़ता है, तो वो फिर उन्हें मतलब उसके लिए फिर वो इतना शायद नहीं करते कि आपके शायद वीज़ा के अंदर वो रोल प्ले कर सके कि आपके कितने मार्क्स हैं, कि पता नहीं, ये भी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक गेस है कि अगर कम मार्क्स हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं जानता हूँ कम मार्क्स के बेस पे भी लोग आए हैं और कर रहे हैं। तो मतलब अगर आपके मार्क्स कम भी हैं, डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं, अप्लाई फिर भी करना चाहिए अगर आप आना चाह रहे हैं। तो मिनिमम आप कितनी परसेंटेज वाले बंदे को जानते हो यहाँ पर? मिनिमम आपके माइंड में है कोई कि यार इतना 55 वाला भी आया? और एक और छोटी सी चीज़ कि अगर आप सबसे इजी सीन करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप स्टूडेंट कॉलेज भी ना करें, लैंग्वेज भी ना करें, तो उसके लिए ये होता है कि आप, और आपको ये कि आपको सिर्फ ये पर्पज़ है कि आपने अब्रॉड जाके पढ़ना है, और आपके लिए फील्ड भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप चाहते हैं कहीं पे भी बस हो जाए और मैं बस चला जाऊँ, जर्मनी आके पढ़ना शुरू कर दूँ। मतलब वो आने के लिए तो आप स्टूडेंट कॉलेज की बेस पे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप आके यूनिवर्सिटी फ़ौरन स्टार्ट हो और टाइम का गैप ना आए, तो उसके लिए आप ऐसा करें कि आप पाकिस्तान में मीनवाइल एक तो लैंग्वेज स्टार्ट कर दें, और मीनवाइल एफएससी के फ़ौरन बाद आप बीए बीएससी सिंपल में एडमिशन ले लें या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। फिर उसकी बेस पे आप यहाँ पे लैंग्वेज जो मैंने कहा कि मीनवाइल करें, क्योंकि आप वैसे भी कुछ फ्री होंगे तो लैंग्वेज कर लें, वो तो आपको कोई मास्टर्स के लिए आ रहा है तो उसे भी लैंग्वेज से थोड़ी बहुत मतलब इंटीग्रेट करने के लिए सोसाइटी में तो चाहिए होती है, तो वो तो आप करें। लेकिन उससे ये होता है कि आप फिर ऐसे कोर्सेज देखें जो इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं डेफिनेटली, बिजनेस में कोर्सेज इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं, कोई टेक्निकल जैसे इंजीनियरिंग के भी हो रहे होते हैं, फिर वो देखना पड़ता है आपको। डार्ट पे आपको पता है हर किस्म की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बस आपको फिल्टर्स लगाने हैं और वो मिल जाएगी। तो आप फिर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम देखें, और उसमें डेफिनेटली ऑप्शंस आपके पास कम होंगे, लेकिन आप आके पढ़ सकते हैं, खासतौर पे जो लोग बिजनेस पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली फिर इसमें आपके पास चॉइसेस थोड़ी लिमिटेड भी होंगी, तो जहाँ पे आपके प्लस पॉइंट्स हैं तो वहाँ पे नेगेटिव्स भी हैं। सही बात है। तो अगर आप कहते हो कि भाई मुझे इतना कुछ नहीं करना पड़े, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में ही मैं आऊँ और फ़ौरन शुरू कर दूँ, तो ये है कि फिर आपके पास चॉइसेस भी थोड़ी कम होंगी, देखना पड़ेगा .डीपी के उसमें फिर डेफिनेटली ऑप्शंस कम हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते। आप फिर ये कि आप कितनी एफर्ट पुट करते हैं ढूंढने में, क्योंकि अब मैं यहाँ पे रहते हुए भी अगर 2-3 साल हो गए हैं तो मुझे हर यूनिवर्सिटी की हर कोर्स का नहीं पता। और इवन दो अब आप भी, क्योंकि आप एक आपका फेज होता है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तब आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की काफ़ी सारी चीज़ों का पता होता है, लेकिन अब जब आप उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं ना फिर इतना नहीं पता रहेगा। अच्छा, अब थोड़ी पैसों की बात कर लेते हैं कि मास्टर्स का तो मुझे पता है कि जब पाकिस्तान से हम आते हैं तो हमें ब्लॉक अकाउंट में पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, तकरीबन 10,500 यूरोज़। अगर हम बैचलर्स के लिए आते हैं तो भी वो सेम है, बाकी रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सारी सेम है। ओके हाँ जी। और एक और बात मैं पहले डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताना भूल गया कि पाकिस्तान से जब आप आते हैं तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट नोटराइज होने चाहिए, वो नोटरी पब्लिक से जो अटेस्ट होते हैं वो होने चाहिए। और
एडिशनली आप अपनी डिग्रीज को IBCC आई गेस कहते हैं, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, वो पंजाब की साइड पे तो यही है, IBCC ही है। तो उससे आप अपनी डिग्री जो मैट्रिक और इंटर की है वो भी अटेस्ट करा ले। अब मसला ये आता है कि बच्चे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार IBCC से वो टेस्ट करवाएं नहीं करवाएं, नोटराइज करवाएं नहीं करवाएं। तो मैं कहता हूँ यार इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हो, ठीक है, पाकिस्तान से जर्मनी आ रहे हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के इतना कुछ करना चाह रहे हो और तुम सोच रहे हो सिर्फ यार ये मैं ये टेस्ट करवाऊँ नहीं करवाऊँ, तो करवा लो, अपना लूज पॉइंट देते ही क्यों हो। सही बात है, जो चीज़ भी माइंड में हल्का सा भी तंग कर रही है ना कि यार ये करवाना है नहीं करवाना, तो उसको करवा लो। तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं भी हो बेशक, लेकिन तुम्हारे माइंड को सुकून हो जाएगा कि यार मैंने ये भी करवा लिया। अब मैंने जब तक मैं मास्टर्स के लिए आया हूँ, ठीक है, मास्टर्स के लिए मैंने IBCC से नोटराइजेशन नहीं करवाई, ठीक है, IBCC से अटेस्टेशन नहीं करवाई अपने मैट्रिक और इंटर की डिग्री को, ठीक है, लेकिन यहाँ जहाज़ में बैठने तक मेरे माइंड में था यार मैंने वो नहीं करवाया हुआ, कहीं पे कोई ना पूछ ले कि यार आपकी ये अटेस्टेशन नहीं हुई, तो वो जो चीज़ माइंड में रहती है ना, उससे अच्छा तो यार मैं एक दिन जा करके वो अपने फॉर्म सबमिट करवा ही देता और मैं नोटराइज करवा ही लेता उसको ना, टेस्ट करवा ही लेता। तो ये जो भी माइंड में चीज़ तंग कर रही है ना, उसको करवाते जाओ ताकि आपका माइंड क्लियर होता रहे।